मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 8वीं विषय आज का है भूगोल यानी जियोग्राफी, और आज का पाठ है आर्द्रता एवं मेघ पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आर्द्रता एवं मेघ पार्ट 2 यानी ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी हम पार्ट 2 में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, वाष्पीकरण की बात करेंगे सबसे पहले, यानी इवेपोरेशन की बात करेंगे। तो वाष्पीकरण जल का भाप यानी वेपर में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जल का भाप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। सूर्य की उष्मा के कारण पृथ्वी के पानी का वाष्प में परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो इवेपोरेशन है यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो आप देख रहे हैं। ये आपको हम पॉइंटर की मदद से पॉइंट आउट करना चाहेंगे। जब हम वाष्पीकरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है, और इधर सनलाइट आप देखिए, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और इसके बाद किस तरह से इवेपोरेशन हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से लगातार कंटिन्यूअस जो है इवेपोरेशन कम या अधिक रूप में होता रहता है। बच्चों, यदि वायु शुष्क एवं गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। वायु शुष्क एवं गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है, और वैसे ही शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है। बच्चों, इसके विपरीत यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यानी बच्चों, आपने सुना कि वायु अगर शुष्क एवं गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है, राइट, ये ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि यदि इसके विपरीत यानी वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। जैसा आगे हम देखेंगे विस्तार से। यहाँ बाईं ओर या आप जो इमेज है आप देख पा रहे हैं, इवेपोरेशन जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है किस तरह से हो रही है, बाईं ओर इमेज पे आप देख पा रहे हैं। आज बच्चों, इसी क्रम में हम वायु की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी इन द एयर, इस बच्चों यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। ध्यान रखिए कि वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। दाहिनी ओर आप देख रहे हैं। आइए हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि वायु निश्चित यानी वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। वायु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाती है। यस बच्चों, जैसे जैसे वायु ठंडी होती जाती है उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाती है। जैसा इसके पहले हमने कहा कि वायु यानी गर्म है यानी तापमान अधिक है तो उसमें वाष्प धारण क्षमता अधिक होती है। यानी इसका अर्थ यह है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण करती है। इस बच्चों ध्यान रखिए, गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण करती है। किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है। तो बच्चों, ऐसी स्थिति आती है कि जब किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता अर्थात बच्चों जितनी वाष्प वो धारण कर सकती है, ये किसी विशिष्ट तापमान पर उसकी जो क्षमता होती है जितना धारण कर सकती है,
यस, एवं उपस्थित वाष्प का अनुपात, यानी जितना वो धारण कर सकती है और जितना कर चुकी है, तो उस दोनों का अनुपात अगर समान हो जाता है बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वायु को वाष्प संपृक्त यानी सेचुरेशन ऑफ द एयर, यानी ऐसी वायु जो है वो संपृक्त हो जाती है। यस, उसे इंग्लिश में सेचुरेशन ऑफ द एयर कहते हैं। राइट, दाहिनी ओर आप देख सकते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, ये समझाने का प्रयास करेंगे। वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। तो बच्चों बाएं ओर आप देख सकते हैं, अगर तापमान कम है देख सकते हैं, तो वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता यस और भी अधिक होगी, ये ध्यान रखना है। तो हमने इसके पहले भी सीखा है कि वातावरण में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु ठंडी होती जाती है। यानी बच्चों जो जो हम अगर धरातल क्रस्ट की बात करें, भूपर्पटी की बात करें, यहाँ से जो जो हम वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाते हैं, यस इस तरह से वर्टिकल अगर हम चलते हैं जाते हैं तो यस वायु ठंडी होती जाती है, यानी तापमान कम होता जाता है। यस बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। एक घन मीटर वायु में 15 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। एक घन मीटर वायु में 15 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। यदि उतनी ही वाष्प उस वायु में हो तो वायु जो संतृप्त बन जाती है, जिसकी हमने चर्चा की थी। इस तरह से वायु संतृप्त हो जाती है। बच्चों निरपेक्ष आर्द्रता, पिछली बार हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की हमने बात की थी कि एक घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। इस बच्चों उदाहरण के रूप में सागरीय भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की यह अपेक्षा, तो जो स्थलीय भाग की वायु है उसकी अपेक्षा अधिक होती है। यानी सागरीय भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ये सागरीय भाग की बात कर रहे हैं। और बच्चों विषुवत रेखीय प्रदेश की बात करें तो विषुवत रेखीय प्रदेश में निरपेक्ष आर्द्रता जो एब्सोल्यूट जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, इस विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। तो ध्रुव के पास, यानी बच्चों पोलर एरियाज की अगर बात करें, ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों के पास कम होती है। ये विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिक होती है ये निरपेक्ष आर्द्रता, वहीं ध्रुव के पास कम होती है। तो देख सकते हैं अगर पोलर एरियाज की बात करें तो सबसे दाहिनी ओर नीचे की ओर देख सकते हैं बच्चों। चलिए तो ध्यान से समझते चलिए, आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। सापेक्ष आर्द्रता, जिस बच्चों थोड़ी चर्चा इसकी पिछली बार हमने की थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात वायु की सापेक्ष आर्द्रता कही जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो जिसे इंग्लिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, यह प्रतिशत में यानी परसेंटेज में व्यक्त की जाती है। राइट बच्चों, तो किसी विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी, इसका एक फार्मूला है जो कि हम आगे देखेंगे। तो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में ज्ञात की जाती है और इसको ज्ञात करने का जो तरीका है निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100, इस तरह से इसका फार्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। मौसम विभाग की बात करें, समाचार पत्रों में आप देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता दी गई रहती है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में एक प्रयोग दिया है, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। यस बच्चों, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं कि बच्चों यह जो प्रयोग है वो अपने आप बड़ों के मार्गदर्शन में करेंगे। राइट, तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं कि जैसे प्रेशर कुकर की बात करें कि प्रेशर कुकर की सीटी निकाल कर रख देना है, फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी भरना है और प्रेशर कुकर को गर्म करना है और मुठिया वाला जो ढक्कन है उसको पकड़ के रखना है। तो बच्चों पानी उबालने पर प्रेशर कुकर के ऊपर के हिस्से में जहाँ से भाप निकल रही है वहाँ थोड़ी
दूरी पर ढक्कन रखो और इसके बाद निरीक्षण करो कि आपको क्या दिखाई देता। तो आप बड़ों के मार्गदर्शन में करेंगे। यहाँ पर जो गर्म होने के बाद जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है, राइट, जैसे ये विद्यार्थी के हाथ में है, ये वो क्या देख रहा है। तो बच्चों देखिए वहाँ पर क्या दिखाई देगा, वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती हैं और बच्चों वो बूंदें आप ग्लास में इकट्ठा कर सकते हैं, जैसा कि तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो आइए इसके संदर्भ पर हम समझने का प्रयास करें। आपकी पाठ्यपुस्तक में आकृति क्रमांक 3.6 उसमें जरा देखिए, एक दूसरा समूह बच्चों, एक समतल कांच का ग्लास लीजिए और इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डालिए। तो बच्चों 2-3 मिनट के लिए कमरे में रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, यानी जो आप देखेंगे, यस, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में पानी की बूंदें ग्लास के बाहरी भागों में जमा हुई आपको दिखाई देंगी। यस बच्चों, तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं पानी की जो बूंदें हैं ग्लास के बाहरी भागों में दिखाई देगी। आपने बर्फ कहाँ डाला था, अंदर, राइट बच्चों। यहाँ भी आप देखें कि पानी की बूंदें किस तरह से नीचे गिर रही हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ बच्चों, तो वायु की वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने से उसका संघनन हो जाता है एवं ग्लास के बाहरी भाग में पानी की बूंदें जमा होने लगती है। तो यह क्यों हो पाया, संघनन के कारण, क्योंकि जो वाष्प है, वाष्प की जो ठंडी सतह के संपर्क में आने के कारण उसका संघनन हुआ और इसीलिए जो बूंदें थी, जो जल की बूंदें थी, वो बाहर ग्लास के बाहरी हिस्से पर आ जाती हैं। तो ये संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो पाया। तो ये निरीक्षण के द्वारा बच्चों आप अपने घर पे, आप अपने बड़ों की देखरेख में ये प्रयोग घर पे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, संघनन, द्रवण यानी कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन, सब्लिमेशन की बात करेंगे। तो बच्चों वातावरण में गैसीय अवस्था का वाष्प द्रव रूप यानी जल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं, राइट बच्चों। तो वातावरण में गैसीय अवस्था की वाष्प का, यस, द्रव रूप का मतलब जल, द्रव रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं, राइट बच्चों। तो भाई देख सकते हैं किस तरह से जब हम बात करते हैं जो गैसीय अवस्था की वाष्प का जल के रूप में जो परिवर्तन होता है बच्चों, यस, उसे द्रवण कहते हैं। साथ ही वातावरण में वाष्प के घन रूप में परिवर्तन को, यानी जो वाष्प है वो घन रूप में अगर परिवर्तन होता है तो उसे संघनन कहते हैं। यस बच्चों, आइए हम और समझने का प्रयास करते हैं इसे। वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। यस, वायु का अगर तापमान कम हुआ तो उसकी वाष्प धारण की क्षमता कम हो जाती है। और बच्चों वायु की जो सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर वाष्प का द्रवण होने लगता है, राइट, ध्यान रखिए। वायु की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, 100% होने पर वाष्प का द्रवण होने लगता है। उस समय वायु का ओस बिंदु, जिस बच्चों जिसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, इस ओस बिंदु तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है। यस, आइए हम और आगे समझने का प्रयास करते हैं। इस बच्चों देखिए कि द्रवण हेतु तापमान कम होना और सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ना आवश्यक होता है। यस, द्रवण हेतु तापमान कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना आवश्यक होता है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बच्चों खुले वातावरण में सूक्ष्म कणों के चारों ओर धूल के कण, लवण इत्यादि होते हैं, यानी धूल के कण और चारों ओर जो धूल के कण होते हैं, यस, तो खुले वातावरण में इस तरह की स्थिति है। दाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, यस, वातावरण में, उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे इस क्रम में। यस, ओस, तुषार, कोहरा, ये जमीन से सटकर तो कहीं मेघ, भूमि से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूप हैं। इस बच्चों अगर हम ओस की बात करें तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओस की अगर बात करें तो ओस की बूंदें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए एक एक बूंदें यहाँ पे गिर रही है। जिस ओस की बात करें या तुषार की बात करें तो तुषार यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, या बच्चों हम कोहरा की बात करें तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, देखिए घना कोहरा आपको दिखाई दे रहा है। यस, इसके अलावा बच्चों इसी क्रम में अगर हम बादलों की बात करें तो ये आपने देखा जो ओस, तुषार, कोहरा, ये जमीन से सटकर यानी
जो है भूमि के आसपास, धरातल यानी सरफेस के आसपास, जबकि जब हम इसकी बात करते हैं, यानी हम बादल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यह भूमि से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूप हैं। राइट, तो ध्यान रखिए, ये ओस, तुषार, कोहरा और मेघ यानी क्लाउड, ये सब क्या है? ये द्रवण के रूप ही हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे आज हम विस्तार से देखने वाले हैं बादलों को, मेघ को देखेंगे। तो मेघ एवं मेघों के प्रकार यानी क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो बच्चों आज हम देखेंगे मेघ और मेघों के प्रकार, क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। मेघ वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला संघनन यानी कंडेंसेशन का स्वरूप है। यस बच्चों, तो मेघ क्या है? वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला संघनन यानी कंडेंसेशन का स्वरूप है। ये ध्यान रखिए, वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है। संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, जिस जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब भारहीन अवस्था में हो जाते हैं। अब बच्चों जरा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देखिए, अगर वर्षा की बूंद, जो वर्षा की बूंद होती है वो अधिकतम 5 मिलीमीटर की होती है। देखिए उसका जो व्यास होता है वो कितना आपको दिखाई दे रहा है? 5 मिलीमीटर। बच्चों स्केल पर आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि 5 मिलीमीटर कितना होता है। राइट बच्चों, तो आपको पता चलेगा, चित्र में तो बहुत बड़ा दिखाया गया है, 5 मिलीमीटर कितना कम होगा आप स्केल में देखिएगा। तो कितना? 5 मिलीमीटर। राइट बच्चों, वर्षा की बूंद अधिकतम उसका व्यास होता है 5 मिलीमीटर। और बच्चों जबकि सूक्ष्म कण की बात करें तो देखिए सूक्ष्म कण कैसा होता है? बिल्कुल छोटा। ये तो 5 मिलीमीटर इतना बड़ा हुआ, तो सूक्ष्म कण कितना छोटा होगा उसकी तुलना में। संघनन से तैयार मेघ में जल के कण इस तरह से होते हैं। यस बच्चों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, तो इसीलिए हमने कहा कि जो संघनन से तैयार हुए मेघ में अर्थात बादलों में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और लगभग भारहीन अवस्था में होते हैं, यानी लगभग उसमें भार नहीं होता। और यही कारण है कि वे हवा में तैरते हैं, और वही बच्चों तो बादल हैं। यस, इसीलिए मेघ वायु में तैरते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि ये बादल हवा में कैसे तैरते हैं। तो देखा आपने, तो वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है, और संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब भारहीन अवस्था में होते हैं। इसीलिए ये मेघ यानी बादल हवा में तैरते रहते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सूर्य की उष्मा से भूमि एवं जल गर्म होते हैं, और सतह के पास की वायु गर्म होती है, फैलती है और वायु का घनत्व कम हो जाता है। गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती है, और ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम होने लगती है और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने लगती है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है। यही उस वायु का ओस बिंदु तापमान कहलाता है। इस बच्चों ध्यान रखिए, हमने देखा कि किस तरह से जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु का तापमान कम होने लगता है। ये और वायु की जो वाष्प धारण क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसलिए सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो वायु में स्थित वाष्प का जल के कणों एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है, और बच्चों यही उस वायु का ओस बिंदु यानी जिसे इंग्लिश में ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओस बिंदु तापमान कहलाता है। दायर स्क्रीन पर ओस की अगर बात करें तो ओस का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चों हम बादलों की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, तो संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जलकण एवं हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं। तो जो आप बाईं ओर स्क्रीन पर देख पा रहे बच्चों, ये सब जो बादल हैं, ये जो बादल आपको तैरते हुए हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? ये सूक्ष्म जलकण एवं हिम के कण हैं जो कि हवा में तैरते रहते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास वे एकत्र होते हैं और आकार में बड़े होने लगते हैं। इस समुच्चय, इसे एक्युमुलेशन कहा जाता है। यस, इसी समुच्चय को, एक्युमुलेशन को मेघ कहते हैं। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास जो एकत्र होते हैं वे और आकार में धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ये जो पूरा एक्युमुलेशन या समुच्चय जिसे कहते हैं,
इसी को मेघ या बादल कहते हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे मेघ के बारे में, बादलों के बारे में यानी क्लाउड्स के बारे में। वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी क्या होता है बच्चों? ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है वर्टिकल फ्लो। अभी वर्टिकल फ्लो क्या होता है? वर्टिकल फ्लो का मतलब जब होता है बच्चों इस तरह से, यानी नीचे से ऊपर, इसे वर्टिकल फ्लो कहते हैं। यानी जमीन से यानी आसमान में, आसमान की ओर, ये वर्टिकल फ्लो है। और अगर इस तरह से, ये अगर ऐसे हम जाते हैं तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और ये इस तरह से वर्टिकल होता है। तो यस बच्चों, इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ध्यान रखें। तो वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी यानी जो वर्टिकल फ्लो है, जिस उस प्रवाह के कारण वे तैरते रहते हैं, वे अर्थात बादल तैरते रहते हैं। जिस प्रकार पतंग एक विशिष्ट ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ऊपर जाने लगती है, उसी प्रकार मेघ भी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वायु में तैरते हैं। तो बादल जो मेघ है क्यों तैरते हैं? इनका जो प्रवाह होता है वो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है। आइए बच्चों, हम समझ रहे हैं बादलों की जब बात करेंगे तो समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं। और बच्चों, अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार सूक्ष्म हिमकणों जिसे स्नो पार्टिकल्स कहते हैं, ये से ही बनते हैं। यानी अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार सूक्ष्म हिमकणों से ही बनते हैं। राइट, ध्यान रखें। तो समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। मेघों में संघनन एवं वाष्पीभवन की क्रिया होती रहती है, और मेघों में भी जल और हिम के कणों में हलचलें होती रहती हैं। इस बच्चों ध्यान रखें। आइए हम जब बादलों की बात कर रहे हैं, हिम की बात कर रहे हैं, तो और समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर होने वाली वर्षा विशिष्ट प्रकार के मेघों से होती है। वाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है। समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार वाष्प का प्रमाण कम होता जाता है, और इसके कारण कम ऊंचाई वाले मेघ आकार में बड़े होते हैं और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि जो कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं इसीलिए वे आकार में बड़े होते हैं, और अधिक ऊंचाई वाले जो बादल होते हैं वे आकार में छोटे होते हैं। राइट, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार जो वाष्प का प्रमाण है वो कम होता जाता है। तो चलिए ये ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण यानी जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार बादलों के जो प्रकार हैं क्लाउड्स के, वो 10 किए गए हैं। तो ये 10 प्रकार कौन कौन से हैं? मेघों के प्रकार की बात करें तो पहला है सिरस, दूसरा है सिरोस्ट्रेटस, तीसरा है सिरोक्यूमुलस। अभी जो 3 है बच्चों मेघों के प्रकार में, ये इनकी ऊंचाई अधिक अर्थात 7000 मीटर समुद्र तल से, ये अगर बात सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 7000 से 14000 मीटर ये पाए जाते हैं, ये बादल पाए जाते हैं। ये जो 3 की हमने बात की। इसके बाद जो चौथा है अल्ट्रोस्टेटस, 5वां है अल्ट्रोक्यूमुलस, और ये बादल बच्चों 2000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जबकि स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस बच्चों ये जो बादल हैं ये 2000 मीटर से, इनकी जो ऊंचाई है 2000 मीटर से नीचे ही पाए जाते हैं। और बच्चों जो क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस होते हैं, ये इनका विस्तार कम या अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है उसके अनुसार 10 प्रकार के यानी बादलों के मेघ के 10 प्रकार हैं। आइए बच्चों हम देखने का प्रयास करते हैं कम ऊंचाई वाले बादल, मध्यम ऊंचाई वाले और अधिक ऊंचाई वाले। राइट, तो मेघों के प्रकार इस रूप में आप देख सकते हैं। बच्चों आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। कम ऊंचाई वाले अगर बादलों की बात करें तो जो प्रेसिपिटेशन आप वर्षा देख पा रहे हैं, वर्षा जो का अधिकांश भाग जो मिलता है पृथ्वी को, वो कम ऊंचाई वाले बादलों से मिल रहा है। मध्यम ऊंचाई के बादल आप देख पा रहे हैं, और ऊपर देख पा रहे हैं जो सबसे अधिक ऊंचाई वाले बादल हैं। ये इनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। आइए, तो बच्चों वातावरण में मेघों की उत्पत्ति यानी बादलों की उत्पत्ति अलग अलग ऊंचाइयों पर होती है। इन मेघों का निरीक्षण करने पर ऊंचाई के अनुसार उनके 3 प्रमुख प्रकार बताए जा सकते हैं। यह मेघों की धरातल की नजदीकी से तय होता है, यानी जिस धरातल से ऊपर वर्टिकल चलते हैं वहां के अनुसार तय होता है। जैसे मेघों की ऊंचाई करीब 7000 से 14000 मीटर के बीच होगी तो उन्हें अत्यधिक ऊंचाई वाले मेघ कहेंगे, 7000 से 14000 मीटर। राइट बच्चों, कहां से? सरफेस से यानी धरातल से ऊपर वर्टिकल हम बात करें 7000 से 14000
मीटर, राइट बच्चों। आप जैसा कि जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उस हिसाब से अगर किलोमीटर में समझेंगे तो 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसी बीच देख लीजिए, यदि वे 2000 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो उन्हें मध्यम ऊंचाई के मेघ कहेंगे, और यदि वे 2000 मीटर से भी कम ऊंचाई पर हैं तो उन्हें हम कम ऊंचाई के मेघ कहेंगे। यस बच्चों, तो इस तरह से इसका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है ऊंचाई के आधार पर। अब आइए बच्चों हम अधिक ऊंचाई वाले जो मेघ हैं उनके बारे में देख लेते हैं, यानी हाई क्लाउड्स होते हैं जो, ये मेघ मुख्यतः हिम स्फटिकों से बने होते हैं। हिम स्फटिक क्या होते हैं, जिसे आइस पार्टिकल्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो बादल हैं अधिक ऊंचाई वाले, ये हिम स्फटिकों से यानी आइस पार्टिकल से बनते हैं। इनका वर्गीकरण सिरस, सिरोक्यूमुलस और सिरोस्ट्रेटस इस प्रकार इनमें किया जाता है। सिरस मुख्यतः तंतुमय होते हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों बाईं ओर जो हाई क्लाउड्स यानी अधिक ऊंचाई वाले बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। मध्यम ऊंचाई के बादलों की बात करें, मीडियम जो क्लाउड्स होते हैं बच्चों वो किस तरह से होते हैं उसकी हम बात करेंगे। इनमें अल्ट्रोक्यूमुलस एवं अल्ट्रोस्टेटस मेघों का समावेश है। अल्ट्रोक्यूमुलस स्तर के स्वरूप होते हैं और इनकी रचना तरंगों की तरह दिखती है। ये जो बादल होते हैं कई बार ये सफ़ेद रंग के होते हैं और कई बार इसमें धूसर रंग यानी जो ग्रे शेड होता है उसकी छटाएं देखी जाती है। तो जो मीडियम क्लाउड्स होते हैं, मध्यम ऊंचाई के बादल होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। दाहिनी ओर इमेज आपको दिखाई दे रही है, राइट। ये कई बार सफ़ेद रंग के होते हैं और कई बार ये ग्रे शेड्स के होते हैं, यानी धूसर रंग की छटाएं भी देखी जाती है। तो मध्यम ऊंचाई की हम बात, मीडियम क्लाउड्स की बात करें। आइए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं बच्चों ये अल्ट्रोस्टेटस मेघ एवं कम चौड़े होते हैं जो इनसे सूर्य दिखता है। ये बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य दुधिया कांच में देखने जैसा लगता है, तो इस तरह के बादल आप देख सकते हैं। अल्ट्रोस्टेटस ये मेघ कम चौड़े होते हैं और इनसे सूर्य दिखता है। बच्चों कम ऊंचाई वाले बादलों की जो लो क्लाउड्स की अगर बात करें तो इनमें 5 अलग अलग प्रकार के बादल हैं, मेघ हैं, जिसमें स्ट्राटो क्यूमुलस मेघों में परतें होती हैं। उनका रंग सफ़ेद से लेकर भूरा होता है और इनमें मेघों के झुंड दिखाई पड़ते हैं, और स्टेटस मेघों में भी परतें होती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार के जो कम ऊंचाई वाले बादल हैं देख सकते हैं, इनका रंग राख की तरह होता है एवं नीचे की ओर समतल होते हैं। यस, तो यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखाएं, देखिए देखने में राख की तरह दिखाई देते हैं। तो जो लो क्लाउड्स है, कम ऊंचाई के बादल हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, ये आप देख सकते हैं। बच्चों निम्बोस्ट्रेटस मेघों की परतें मोटी होती हैं, ये गहरे राख के रंग के होते हैं और इसमें इनसे रिमझिम वर्षा होती है। रिमझिम वर्षा का मतलब जो कंटिन्यूअस रेनफॉल होता है अथवा हिमपात हो सकता है, तो ऐसे निम्बोस्ट्रेटस मेघों की परतें जो कि मोटी होती हैं। चलिए ध्यान रखिए, बादलों के हम प्रकारों की बात कर रहे हैं, आइए कुछ और देख लेते हैं। क्यूमुलस मेघ यानी जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, ये मेघ धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार वाले होते हैं। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्टिकल अर्थात नीचे से ऊपर। ये 500 से 6 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार वाले होते हैं। वायु का जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह इन मेघों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये ऊर्ध्वगामी प्रवाह का मतलब वर्टिकल जो फ्लो जिसे कहा जाता है, तो यानी नीचे से ऊपर की ओर, तो जो जोरदार प्रवाह होता है ऊर्ध्वगामी, इन मेघों की उत्पत्ति के लिए वो रिस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायी होता है। बच्चों ये मेघ विशाल और गुंबद आकार के होते हैं, इनका रंग धूसर अर्थात ग्रे होता है। क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के द्योतक होते हैं। इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी इतना बढ़ जाता है, ऊर्ध्व का मतलब वही वर्टिकल, कि उनका क्यूमुलो निम्बस मेघों में परिवर्तन हो जाता है और वर्षा होने लगती है। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए इसे। ये मेघ विशाल और गुंबद आकार के होते हैं, इनका रंग धूसर अर्थात ग्रे होता है। और बच्चों क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के प्रतीक होते हैं। कभी कभी इनका वर्टिकल या ऊर्ध्व विस्तार इतना हो जाता है कि वे क्यूमुलो निम्बस मेघों में परिवर्तन हो जाता है और वर्षा होने लगती है। क्यूमुलो निम्बस मेघ की अगर बात करें बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये विशिष्टता पूर्ण मेघ आधी के द्योतक है।
ये मेघ काले रंग के होते हैं और बहुत घने होते हैं, ये किसी पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे अगर बादलों की बात करें तो आपको दिखाई देगा किसी पर्वत या पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, इन मेघों में गड़गड़ाहट होती है और बिजली भी चमकती है। आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है और कभी कभी ओले भी गिरते हैं, पर यह वर्षा अधिक समय तक नहीं रहती है। यस, तो जो हम बात करें बच्चों क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की बात करें हैं, तो इस प्रकार के बादलों की विशेषता ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अगर पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पर ऊपर देखिए तो आपको दिखाई देगा यस, जो धनात्मक, और यहाँ पर बीच में देखिए ऋण, फिर यहाँ पर आपको धन, जब आवेश की बात करते हैं। तो बच्चों आकाश में सबसे बड़े जो क्यूमुलोनिम्बस मेघों से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। और हमने जो कहा कि इन मेघों में ऊपरी भाग में धन एवं निचले भाग में ऋण प्रभार होता है, ये ध्यान रखिए। इसके नीचे की भूमि हमेशा धन प्रभाव लिए रहते हैं, यानी इसकी हम बात करें, यानी नीचे की, अर्थात यहाँ पर देखिए यस, तो इस तरह से इसके नीचे की भूमि हमेशा धन प्रभार लिए रहती है। प्रभारों में अंतर के कारण विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और बिजली चमकती है। तो आप देखते हैं यस, ऐसे जो बादल है किस तरह से बिजली चमकती है। आए बच्चों, अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों में से गिरने वाली पानी की बूंदें बड़ी होती हैं, क्योंकि मेघों के अंदर ही अंदर ये बूंदें तैरती हैं और बड़ी होती जाती हैं। इस तरह से जो वृष्टि या प्रेसिपिटेशन या जो वर्षा होती है बच्चों, उसकी जो बूंदें हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी होते ही ये इतनी भारी हो जाती हैं कि मेघों में तैर नहीं पाती हैं और वृष्टि के रूप में, यानी वर्षा के रूप में भूमि पर गिरने लगती हैं। तो बच्चों इस तरह से आप वर्षा देख पा रहे हैं। कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है और बच्चों इसलिए ये बूंदें जम जाती हैं और ओलों के रूप में जमीन पर आते हैं। तो दाहिनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, किस तरह से, अगर ओलों की बात देखिए, ओले गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, तो देखिए कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी हो जाती है और बूंदें इसकी जो है जम जाती हैं और ओलों के रूप में जमीन पर आते हैं। बच्चों तो आप छोटे देख रहे हैं, इससे बड़े बड़े ओले भी जमीन पर गिरते हैं। इन्हें हम ओलावृष्टि या हेल स्टोन्स कहते हैं। इस बच्चों इन्हें हम ओलावृष्टि या हेल स्टोन्स कहते हैं। तो बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी होते हैं, राइट बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों हम अभ्यास करेंगे। कोष्टक में से सबसे जो उपयुक्त शब्द है वो चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो आपको कोष्टक में जो शब्द दिया है ब्लू कलर से देखिए, यस, क्यूमुलोनिम्बस, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, घनीभवन, वाष्प धारण क्षमता। और बच्चों आपको देखिए भरना है एक एक। तो चलिए अ लेते हैं, वायु की रिक्त स्थान दिया हुआ है, यस, वायु के तापमान पर निर्भर रहती है। तो आपको देखना है ऊपर से, यानी जो ब्लू कलर में दिए हुए शब्द हैं, यस, जो विकल्प हैं वहां से आपको चुनना है। तो यस बच्चों ध्यान से चुनिए और देखिए आपका उत्तर टैली करता है, कोशिश कीजिए। यस, तो आपने क्या चुना, वाष्प धारण क्षमता। यस, तो वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। यस बच्चों, तो आपने जो चुना यहाँ वाष्प धारण क्षमता, वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे, 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, यह देखकर, यस, फिर रिक्त स्थान दिया है उसकी गणना की जाती है। अब किसकी, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा, यस, निरपेक्ष आर्द्रता। 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है यह देखकर निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। चलिए ई, मरुस्थलीय प्रदेश में रिक्त स्थान है, कम होने से हवा शुष्क होती है। इस बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी भी चर्चा की थी। मरुस्थलीय प्रदेश में सापेक्ष आर्द्रता कम होने से हवा शुष्क होती है। आगे ई, तैस तैस दिया है, रिक्त स्थान दिया है, प्रकार का मेघ आंधी का संकेत होता है। याद कीजिए बच्चों, यस, क्यूमुलोनिम्बस, यस बच्चों, इस प्रकार का मेघ यानी बादल आंधी का संकेत होता है। और लास्ट है, खुले वातावरण में वायु में स्थित वाष्प का वातावरण के धूल के कणों के आसपास होता है। यस बच्चों, तो ये है घनीभवन। यस, खुले वातावरण में वायु में स्थित वाष्प का वातावरण के धूल के कणों के आसपास घनीभवन होता है। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।